Hello everyone, welcome to Knowledge Hall. In this video, we will discuss about Introduction to Graphs. आपको अगर पता हो तो जब हमने डाटा हैंडलिंग चैप्टर डिस्कस किया था वहां भी हमने ग्राफ्स पढ़ा था। हम ग्राफ क्यों पढ़ते हैं? हमारे पास जो डाटा गिवन होता है, डाटा हैंडलिंग में क्या होता था, हमारे पास डाटास गिवन होता था जो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स डाटास होते थे, तो उसे हम इजी वे में एनालाइज करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफ का यूज करते हैं। तो जब भी आप डाटा को ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो वहां से एनालिसिस करना आसान होता है, और ग्राफ जो डाटा होता है हमारे पास उसे हम ग्राफ की वजह से मैनिपुलेट भी अच्छे से कर सकते हैं, डाटा को हम स्टोर कर सकते हैं, वहां से बहुत सारे इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हैं। तो ये चैप्टर जो इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स है, इसके अंदर हमारा फर्स्ट टॉपिक है बार ग्राफ। बार ग्राफ भी मैंने आपको डाटा हैंडलिंग में पढ़ाया था। तो यहाँ पे देखो, बार ग्राफ मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं। सपोज कि एक स्टूडेंट है और उसके फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म के मैथ्स के मार्क्स गिवन है। ठीक है, एक स्टूडेंट है और उसके मार्क्स गिवन है, मैथ्स के मार्क्स इन मैथ्स। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म में सपोज उसके मार्क्स थे 75, थर्ड टर्म सेकेंड टर्म में थे 78 और थर्ड टर्म में उसका मार्क्स था 84। ठीक है, मुझे ये जो डाटा गिवन है इसे बार ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो मैं कैसे करूंगा? सबसे पहले आपको पता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये मैंने डाटा हैंडलिंग में भी बताया था। ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो इसे हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, और ये जो वर्टिकल होता है इसे हम वाई एक्सिस बोलते हैं। वर्टिकल लाइन इज वाई एक्सिस। तो हमारे पास मार्क्स उसके गिवन है, फर्स्ट टर्म में 75, सेकेंड टर्म में 78 और थर्ड टर्म में 84। तो यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले आप मार्किंग कर लोगे। यहाँ हम 0 से स्टार्ट करते हैं क्योंकि यहाँ x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू 0 होती है, तो ये हमारा ओरिजिन होता है। तो आप जब ग्राफ पेपर पे इसे प्लॉट करोगे तो ग्राफ की जो एक स्क्वायर यूनिट है वो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। मैं यहाँ पे एक यूनिट को 20 ले रहा हूँ, एक स्क्वायर यूनिट को 20 ले रहा हूँ। तो ये मैंने लिया 20, देन 40, 60, 80 एंड देन 100। ऐसे मैंने y एक्सिस पे प्लॉट कर लिया, और ये मैंने क्या प्लॉट किया, ये मार्क्स है। तो जैसे आप प्लॉट करोगे तो यहाँ पे आपको लिखना भी होता है मार्क्स, ऐसे आप लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद आप देखो, सबसे पहले फर्स्ट टर्म में उस पर्टिकुलर स्टूडेंट का स्कोर क्या है, 75 है। और यहाँ पे भी आपको पता है कि स्क्वायर यूनिट्स जो होते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंगली डिवाइड कर लेना। यहाँ पे ग्राफ पेपर है नहीं इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, इस तरीके से सपोज स्क्वायर यूनिट्स गिवन है। तो फर्स्ट टर्म में उसके मार्क्स है 75। इसका मतलब क्या हुआ, ये 60 यहाँ पे है और 80 यहाँ है। तो जो मिड वाला टर्म होगा वो 70 होगा, और उसके बाद मिड और 80 के बीच वाला जो टर्म होगा वो होगा 75। तो मेरा 75 कहीं यहां पे होगा। ठीक है, 80 और 70 के बीच में। तो आप ऐसे ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, ये मार्क्स जो हैं ये उसके मार्क्स हो गए फर्स्ट टर्म के। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो फर्स्ट टर्म। फिर आप देखो सेकेंड टर्म में उसके कितने मार्क्स हैं, सेकेंड टर्म में 78 है। ये थोड़ा सा नीचे रखो, 75 लगना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद उसके सेकेंड टर्म में कितने मार्क्स हैं, सेकेंड टर्म में 78 मार्क्स हैं। तो ये हमने 75 क्या है, इससे थोड़ा सा ऊपर होगा।
80 से थोड़ा नीचे होगा। वो जब आप ग्राफ पेपर पे करोगे तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा। ये हो गए उसके सेकेंड टर्म के मार्क्स। ठीक है। सिमिलरली थर्ड टर्म में उसके कितने मार्क्स हैं? 84। ये 80 यहाँ पे, इसका जो मिड वाला होगा बीचों बीच होगा 90, और हमारे पास है क्या 84 है, तो 80 और 90 के बीच में आएगा। तो सपोज यहां आ रहा है, तो ये क्या हो गया थर्ड टर्म का मार्क्स। ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ये एग्जाम्स हैं, तो आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लिख सकते हो। ये एग्जाम्स हो गए और ये मार्क्स हो गया। एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के मार्क्स को हमें प्लॉट करना था, मार्क्स इन मैथ ऑफ फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। तो ये बार ग्राफ में आप देख रहे हो, मैंने यहाँ पे क्या किया है, गैप छोड़ा है। बार ग्राफ में हमेशा गैप होगा। जैसे आपने एक ग्राफ ऐसे प्लॉट किया फर्स्ट टर्म के लिए, तो सेकेंड टर्म आप इसके साथ प्लॉट नहीं कर सकते हो, उसके बीच हमेशा गैप होगा। और कुछ ऐसे टाइप के भी ग्राफ्स होते हैं जिसमें हमें स्पेस नहीं छोड़ना होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पर बार ग्राफ के केस में हमेशा गैप होना चाहिए। बार ग्राफ के अंदर एक और होता है डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ ये क्या होता है, डाटा जो आपके पास गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग हमें पता चल जाता है कि हमें सिंगल बार ग्राफ बनाना है या डबल बार ग्राफ। सपोज कि मैं एक फ्रूट सेलर की बात कर रहा हूं। एक फ्रूट सेलर है और वो दो टाइप्स की फ्रूट्स सेल करता है। एक है उसके पास एप्पल और दूसरा है ऑरेंज। ठीक है। और आपके पास डाटा गिवन है। मैं 2 दिन के डाटा की बात करूंगा, मंडे और ट्यूसडे। मतलब मंडे को उस फ्रूट सेलर ने कितना एप्पल सेल किया, कितना ऑरेंज सेल किया, फिर ट्यूसडे को उसने कितना सेल किया। सपोज जब मैं मंडे की बात कर रहा हूं और सबसे पहले मैं एप्पल की बात कर रहा हूं, तो उसने एप्पल सेल किया 5 kg और ऑरेंज सेल किया 8 kg। ठीक है। अब ट्यूसडे का डाटा गिवन है। ट्यूसडे में क्या गिवन है, उस फ्रूट सेलर ने जो एप्पल सेल किया दैट वाज 10 kg और जो ऑरेंज सेल किया दैट वाज 5 kg। तो यहाँ पे क्या है, एक ही आइटम है, एक आइटम एप्पल है और हमें गिवन है मंडे और ट्यूसडे का डाटा कि उसने मंडे को कितना सेल किया और ट्यूसडे को कितना सेल किया। सिमिलरली ऑरेंज का भी गिवन है। तो अगर मैं इसे रिप्रेजेंट करूंगा तो इसके लिए मुझे डबल बार ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो बहुत सिंपल है, आप वैसे ही एक्सिस बना लोगे। ये y एक्सिस होगी, ये x एक्सिस होगी। आपको ग्राफ पेपर पे करना है। और देखो ये पहली फ्रूट कौन सी है, एप्पल है। मंडे की सेल इसकी 5 kg, ट्यूसडे की 10 kg। तो मैं पहले प्लॉट कर लेता हूं 0, 5, 10 एंड 15। ये क्या है, वेट्स ऑफ फ्रूट। ठीक है, वेट्स ऑफ फ्रूट इन केजी। उसके बाद यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा टाइप ऑफ फ्रूट्स। हमारे पास 2 टाइप के फ्रूट्स हैं, एप्पल और ऑरेंज। तो सबसे पहले मैं एप्पल की बात करूंगा। एप्पल की सेल मंडे को 5 kg है और ट्यूसडे को 10 kg। तो मैंने एप्पल के लिए बना दिया पहले यहां पे ये 5 kg। उसके बाद एप्पल की सेल ट्यूसडे को है 10 kg, तो 10 kg यहां है। ठीक है। सिमिलरली आप ऑरेंज के लिए देखो 8 kg और 5 kg। तो 8 kg क्या है, ये मिड वाला टर्म हो जाएगा 7.5, तो उससे थोड़ा ऊपर
ये 10 kg हमारा इधर हो गया। अब मैं ऑरेंज के लिए बना रहा हूं, सपोज ये हो गया 7.5 kg और उसके बाद क्या है 5 kg ये हो गया। और ये जो है ये मंडे के लिए है, ये ट्यूसडे, दिस वन इज फॉर मंडे एंड दिस वन इज फॉर ट्यूसडे। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि सिंगल बार ग्राफ जो है, इसमें मैंने बताया था कि जो बार ग्राफ है इसके बीच स्पेस होगा, एक साथ नहीं बना सकते। लेकिन डबल बार ग्राफ में मैंने एक साथ बनाया। एक साथ इसलिए बनाया क्योंकि आप जो ये मंडे और ट्यूसडे का सेल देख रहे हो, ये एप्पल का सेल है, एक पर्टिकुलर एटम का ही सेल है। उसके बाद मैंने स्पेस छोड़ा, फिर ऑरेंज के लिए किया, तो स्पेस यहां भी छूट रहा है क्योंकि एक पर्टिकुलर एटम के लिए दो डाटास गिवन है, इसलिए मैंने उसको एक साथ किया। तो ये है आपका बार ग्राफ का कॉन्सेप्ट। इसमें सिंगल बार ग्राफ और डबल बार ग्राफ, आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, डाटास गिवन होंगे, सिंपली आपको प्लॉट करना है ग्राफ पेपर पे और बनाना है। अब हम देखते हैं सेकेंड टाइप ऑफ ग्राफ, हिस्टोग्राम। और आप, जब मैं हिस्टोग्राम के लिए यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करूंगा तो आप बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में डिफरेंशिएट कर पाओगे। हिस्टोग्राम हम कब बनाते हैं? हिस्टोग्राम हम तब बनाते हैं जब हमारे पास डाटा क्लास इंटरवल के फॉर्म में गिवन होता है। ये क्या है? ये क्लास इंटरवल्स हैं। तो आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है, वेट इन केजी एंड नंबर ऑफ पर्संस। तो ये हमारे पास डाटा है, 40 to 45 केजी वाले 4 पर्संस हैं, 45 to 50 वाले 12 हैं, 50 to 55 वाले 13, 55 to 60 वाले 6 एंड 60 to 65 वाले 5। तो इसके लिए हमें हिस्टोग्राम बनाना है और हिस्टोग्राम ही बनेगा इसके लिए। इसके लिए आप बार ग्राफ बना भी नहीं सकते हो क्योंकि जब भी हमारे पास डाटा क्लास इंटरवल के फॉर्म में होता है हम बार ग्राफ नहीं बना सकते। तो देखिए इसके लिए हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं। तो सिंपल आप अपने ग्राफ पेपर पे जो भी है वो पहले एक्सिस ड्रॉ करोगे। दिस इज वर्टिकल लाइन, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। हमें क्या रिप्रेजेंट करना है? वेट्स इन केजी और नंबर ऑफ पर्संस। तो ये जो क्लास इंटरवल वाले हैं, ठीक है, वेट्स इन केजी 40 to 45, 45 to 50, ये हमारा एक्स एक्सिस पे आएगा। और ये नंबर ऑफ पर्सन जो है ये क्या है? फ्रीक्वेंसीज हैं, ठीक है, इसे हम फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी हमारा कहाँ आएगा? वाई एक्सिस पे आएगा। तो आप इसके डाटा देखो क्या है, 4, 5, 6, 12, 13। तो मैं यहाँ पे एक स्क्वायर यूनिट जो आपके ग्राफ के अंदर होता है उसे मैं 2 ले रहा हूं, वो आप अपने अकॉर्डिंगली ले सकते हो। तो ये हमारा 0 हो गया, दिस इज 2, दिस वन इज 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14। इतने में हमारा काम हो जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारे पास? ये हो गया नंबर ऑफ पर्संस, नंबर ऑफ पर्संस। और वेट्स इन केजी, वेट्स इन केजी हमारा होगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। तो यहाँ पे देखो क्लास इंटरवल गिवन है, तो आप जरूरी नहीं है कि 0 के बाद 40 to 45 है, तो यहाँ पे भी आप अपने अकॉर्डिंग कंसीडर करोगे। तो जैसे एक स्क्वायर यूनिट है, इसको मैंने यहाँ पे 40 ले लिया। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे स्क्वायर यूनिट को मैं 80 लूंगा क्योंकि उसके लिए आपको काफी ज्यादा स्पेस छोड़ना पड़ेगा। तो ये 40 हो गया, उसके बाद 45, फिर हो गया 50, देन 55, फिर 60 एंड देन 65। हमारे पास 65 तक ही, एक आप एक्स्ट्रा भी प्लॉट कर सकते हो 70। अभी मैं बताऊंगा कि मैंने 40 यहाँ क्यों लिया और कैसे लिया। ये क्या है हमारे पास? ये हो गया हमारे पास वेट्स इन केजी, वेट्स इन केजी, ठीक है। और अब क्या करना है? अब हमें डाटा के बेसिस पे ग्राफ प्लॉट करना है। सबसे पहले आप देखो फर्स्ट इंटरवल क्या है? 40 to 45। इसका मतलब इस इंटरवल की हम बात कर रहे हैं 40 to 45। लेकिन 0 से 40 के बीच में तो कुछ भी नहीं है। तो 0 से 40 के बीच में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे आप एक ब्रेक लाइन इस टाइप से आप ड्रॉ करोगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास 0 से 40 के बीच में कुछ भी नहीं है। इसलिए मैंने आपको पहले बताया था कि आप एक स्क्वायर यूनिट के बाद ही 40 मार्क कर सकते हो। उसके बाद आप देखो इंटरवल देखो 40 to 45,
45 to 50, 50 to 55, देन 60, 65। यहाँ पे क्या है, ये क्लास इंटरवल, ये कंटिन्यूअस इंटरवल है, इसके बीच अब गैप नहीं है। 40 के बाद 45, फिर 45 से 50, तो यहाँ पे गैप नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो एक दूसरे के साथ बनेगा। हमारे पास बार ग्राफ के केस में क्या हो रहा था, बार ग्राफ के केस में हमने सेपरेट बनाया था, पर हिस्टोग्राम के केस में जो भी आप प्लॉट करोगे वो हमेशा एक दूसरे के साथ होगा। और उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है क्लास इंटरवल। तो 40 to 45 में कितने पर्सन्स है, 4 पर्सन्स, तो 4 हमारा यहां हो गया। 40 to 45 देयर आर 4 पर्सन्स, एंड देन सी नेक्स्ट क्लास इंटरवल इज 45 to 50, और 45 to 50 में कितने हैं, 12 आपका कहां हो गया, 12 यहां हो गया, और हमारा है कहां, 45 और 50 के लिमिट में है, इसलिए यहां पे गैप नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये है हमारा 12 यहां है, ये आप स्केल से बनाना, लाइन स्ट्रेट होगी। ये हमारा 12 यहां कहीं है, ठीक है। 45 to 50 में 12, फिर 50 to 55 में 13 है, तो हमने 12 के बाद 14 लिया है, तो 12 और 14 का जो मिड होगा वो 13 होगा, तो ये हो गया हमारा 12 और 14 का मिड। फिर आप देखो 55 to 60 में क्या है, 55 to 60 में 6 पर्सन्स, तो हमारा 6 कहाँ है, 6 यहां है। फिर 60 to 65 में है 5 पर्सन्स, 5 पर्सन्स 4 और 6 के मिड में आएगा, यानी यहां पे आएगा। तो हम इस तरीके से हिस्टोग्राम बनाते हैं, और हिस्टोग्राम और इसके पहले जो मैंने बार ग्राफ पढ़ाया उसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पे आप देख रहे हो सारे कंटिन्यूअस हैं, जो हमने ग्राफ यहाँ पे प्लॉट किया वो एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन बार ग्राफ के केस में सेपरेट होता है। और मैंने आपको बताया कि यहाँ एक दूसरे के साथ क्यों है, क्योंकि क्लास इंटरवल जो आप देख रहे हो वो क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस है, इसके वजह से यहाँ पे ग्राफ एक दूसरे के साथ होता है। तो ये था आपका हिस्टोग्राम का कॉन्सेप्ट। अब हम देखेंगे पाई ग्राफ और सर्कल ग्राफ, इसे हम पाई चार्ट भी बोलते हैं। मतलब आपके पास जो डाटा गिवन होगा उसे हम पाई चार्ट या फिर पाई ग्राफ या सर्कल ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो आपके पास गिवन है टाइप्स ऑफ टीवी चैनल्स हैं, ये एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, न्यूज एंड इंफॉर्मेटिव, एंड परसेंटेज ऑफ व्यूअर्स, मतलब उसकी व्यूअरशिप क्या है, 50%, 25%, 15% एंड 10%। तो इसके लिए हम एक सर्कल बनाएंगे और वहां पे हम रिप्रेजेंट करेंगे कि एंटरटेनमेंट कितनी है, स्पोर्ट्स की व्यूअरशिप कितनी है, न्यूज और इंफॉर्मेटिव चैनल की व्यूअरशिप कितनी है। तो सबसे पहले मैं एक सर्कल बना रहा हूं, ये मैंने एक सर्कल बना दिया, ठीक है। और आप देख रहे हो इस सर्कल के अंदर अगर मैं एंटरटेनमेंट की बात करूं, इसकी व्यूअरशिप है 50%, मतलब जब आप इसे सर्कल पे रिप्रेजेंट करोगे तो ये 1/2 पोर्शन सर्कल का कवर करेगी। कैसे, टोटल 100% है, तो 50% को आप क्या लिखोगे, 50/100, ये क्या हो जाएगा 1/2। ऐसे भी ये क्लियर है कि अगर 50% इसकी व्यूअरशिप है, इसका मतलब हाफ ऑफ द सर्कल विल बी कवर्ड। तो यहां से आप एक डायमीटर ड्रॉ कर दो, सर्कल विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये हो गया हमारा 50%, और ये किसके लिए है, एंटरटेनमेंट के लिए। अब देखो सेकंड टीवी चैनल कौन सी है, स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स 25% है, 25% मतलब जो पूरी सर्कल है उसका 1/4, बिकॉज 25 into 4 विल बी 100, और आप 100/25 करो 1/4, यानी वो सर्कल का 1/4 पार्ट कवर करेगा। अगर आप पूरे सर्कल की 1/4 पार्ट की बात करो तो ये क्या है, इसे आप अगर यहां से डिवाइड कर दोगे तो ये 1/4, 50% ऑलरेडी कवर्ड है, तो हमारा 1/4 पोर्शन कौन सा हो जाएगा पूरे सर्कल का, वो हो जाएगा ये वाला पोर्शन, ये हो जाएगा 25%। और इसकी व्यूअरशिप किसकी है, कौन से चैनल की, स्पोर्ट्स की है, व्यूअरशिप 25%। उसके बाद हमारे पास है न्यूज चैनल जिसकी 15% है, और इंफॉर्मेटिव 10%। तो 50 + 25 75 ऑलरेडी हमारा कवर्ड है,
और हमारे पास 25 बच रहा है, 15 और 10, तो ऑब्वियस है कि 15 का 10 से थोड़ा ज्यादा होगा और इसी पोर्शन में होगा। तो सपोज मैं ऐसे बना देता हूं, ठीक है, ये हो गया 10% और ये हो गया 15%। तो 15% किसकी थी? 15% न्यूज चैनल की और 10% की अगर बात करूं तो 10% किसकी है? इंफॉर्मेटिव, ये इंफॉर्मेटिव चैनल। तो ऐसे जो हमारे पास डाटा परसेंटेज में गिवन था उसे हमने पाई चार्ट पे प्लॉट कर दिया। इसे आप पाई चार्ट, पाई ग्राफ या सर्कल ग्राफ कुछ भी बोल सकते हो। और ये जो परसेंटेज वाला डाटा है इसे हम डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो आप ध्यान से देखना। देखो ये क्या है? एक सर्कल है। सर्कल की कंप्लीट एंगल कितनी होती है? आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा, लाइंस एंड एंगल्स। तो ये अगर सर्कल है तो इसकी कंप्लीट एंगल 360 डिग्री है या नहीं? और अगर परसेंटेज की मैं बात करूं तो वो 100% है। सो आई कैन राइट दैट 360 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू 100%, है ना? तो यहां से आप ये 50, 25, 10, 15 सबके आप डिग्रीज भी निकाल सकते हो। इसका मतलब क्या हो गया? अगर यहां से आप 1 डिग्री की बात करोगे तो 1 डिग्री कितना हो जाएगा? 1 डिग्री हो जाएगा 100/360। या फिर आप इसे दूसरे तरीके से कर सकते हो। हमारे पास 360 डिग्री है 100%, तो 50% कितनी होगी? 50% हो जाएगी 180 डिग्री। ठीक है, ये पोर्शन जो है ऐसे भी 180 डिग्री, ये लाइन है तो ये 180 डिग्री आपको पता चल रहा है। उसके बाद अगर मैं 25% की बात करूंगा तो 25% कितना होगा? अगर 50% 180 डिग्री है तो 25% हो जाएगा आपका 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो यहां पे आपके पास 360 डिग्री 100% है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जब 100% है तो उसे हम 360 डिग्री कंसीडर कर रहे हैं। तो सपोज मैं इसे 10% के लिए कैलकुलेट कर लेता हूं। तो जब 10% होगा तो कितना होगा? 360/100 इंटू 10, 0 0 कैंसिल आउट, 0 0 कैंसिल आउट, यानी 10% इज इक्विवेलेंट टू 36 डिग्री। यहां से हमें मिल गया 10% इज इक्विवेलेंट टू 36 डिग्री। तो ये 10% वाला पोर्शन कितना हो गया? 36 डिग्री। और 15% वाला पोर्शन कितना हो जाएगा? 10% वाला हो गया हमारे पास 36 डिग्री। 15% वाला, अगर 10% 36 डिग्री है तो 5% कितना होगा? 18 डिग्री। तो 36 प्लस 18 विल बी 54 डिग्री, है ना? और अब आप देखो इन सबको जब आप ऐड करोगे तो आपको 360 डिग्री मिलेगा। कैसे? 180 प्लस 90 विल बी 270 एंड देन 54 प्लस 36 इज 90। 270 प्लस 90 इज 360 डिग्री। तो आपने देखा कैसे हमारे पास डाटा परसेंटेज में गिवन था, उसे हमने सर्कल ग्राफ पे प्लॉट किया, या फिर आप पाई चार्ट भी बोल सकते हो। और फिर जो डाटा गिवन है उसे आप डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे जहां पे डाटा डिग्रीज में गिवन होंगे, तो अगर डिग्रीज में भी गिवन होंगे तो आप प्लॉट कर सकते हो। और सपोज क्वेश्चन के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसे गिवन है कि आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना है पर्टिकुलर का, जब डिग्री में गिवन है पर्टिकुलर। सपोज कि एंटरटेनमेंट का आपको गिवन था कि 180 डिग्री है और आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि वो सर्कल के कितने पार्ट को कवर कर रहा है, तो आप उसे परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हो और आप बोल सकते हो कि 50% कवर कर रहा है। तो ये था आपका पाई ग्राफ या सर्कल ग्राफ का कॉन्सेप्ट। आइए अब हम देखते हैं लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ हम बेसिकली जब हमारे पास डाटा में टेम्परेचर गिवन होता है उसी के लिए हम बेसिकली लाइन ग्राफ यूज करते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, सपोज एक पर्टिकुलर डे का टेम्परेचर गिवन है। 6 o'clock in the morning the temperature was 37 degrees centigrade, at 10 a.m. it was 40, at 2 p.m. it was 38 degrees centigrade and at 6 p.m. it was 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसे हमें लाइन ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है।
ठीक है, तो सिंपल, सबसे पहले आप क्या करोगे, जो एक्सिस बनाते हो अपने ग्राफ पेपर पे एक्सिस बना लो, वो तो सब में होना ही होना है। ये हो गई y एक्सिस वर्टिकल लाइन एंड दिस इज x एक्सिस। अब देखो आपके पास टाइम गिवन है, तो टाइम आपका x एक्सिस पे आएगा और टेम्परेचर जो है टेम्परेचर y एक्सिस पे आएगा। तो टाइम मैंने यहाँ पे ले लिया x एक्सिस पे। फर्स्ट टाइम क्या है 6 AM, उसके बाद है 10 AM, फिर क्या है 10 AM के बाद है 2 PM, फिर है आपके पास 6 PM। ठीक है, आप अपने ग्राफ पे एक एक यूनिट लेके ऐसे प्लॉट कर लोगे। अब देखो टेम्परेचर मुझे y एक्सिस पे बनाना है और अगर आप मिनिमम इसका डाटा देखोगे तो 35 है, तो आप चाहो तो 5, 10 वो तो आप अपने अकॉर्डिंगली ले सकते हो, एक एक स्क्वायर यूनिट जैसे आप बार ग्राफ में करते हो वैसे ही ले सकते हो। पर क्या है मेरे पास यहाँ स्पेस कम है, इसलिए ये हमारा ओरिजिन हुआ, तो मैं 30 से स्टार्ट करूंगा। तो 30 से स्टार्ट करने के लिए जैसे हमने हिस्टोग्राम में ब्रेकेज लाइन का वो यूज किया था वैसे मैं यहाँ भी यूज कर सकता हूँ। ये 0 हो गया, ये 30 एंड देन आई हैव टेकन 32, 34, 36, 38 एंड 40। ठीक है, हमारे पास लास्ट 40 है, तो मैं 40 तक ही ले रहा हूँ। ये क्या हो गया हमारा y एक्सिस पे, ये हो गया टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, ये हो गया हमारे पास y एक्सिस पे। अब देखो जब टाइम 6 AM था तो टेम्परेचर क्या थी 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें आपको कोई बार ग्राफ नहीं बनाना है क्योंकि हमें इसमें लाइन ग्राफ बनाना है, वो लाइन के फॉर्म में होना चाहिए। तो 6 AM में टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो ये 6 AM टाइम यहाँ है, 37 क्या होगा 36 और 38 के मिड में, तो ये यहाँ कहीं होगा। तो जहां भी होगा वहां पे एक आप ऐसे पॉइंट बना दोगे। ठीक है, उसके बाद देखो आप 10 AM का, यहां मैंने बना दिया पॉइंट। अब देखो आप 10 AM का, 10 AM में टेम्परेचर क्या है, 10 AM में टेम्परेचर है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये 10 AM मेरा 40 डिग्री कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, यहां भी मैंने एक पॉइंट बना दिया। उसके बाद आप देखो 2 PM, 2 PM में क्या है 38 डिग्री, 38 डिग्री सेंटीग्रेड, 38 डिग्री सेंटीग्रेड मेरा यहां है। ठीक है, अब देखो आपके पास है 6 PM, 6 PM में क्या है टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 35 क्या होगा 34 और 36 के बीच में होगा, तो 34 और 36 के बीच में यहां कहीं होगा। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या किया, हमने डाटा देखा, उसके अकॉर्डिंगली हमने पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया। पॉइंट्स प्लॉट करने के बाद अब आप क्या करोगे, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दोगे। ऐसे आप पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन स्केल के हेल्प से ज्वाइन करोगे। ठीक है, तो ये हमारा ये जो डाटा गिवन था इसके लिए लाइन ग्राफ बन गया। यहां से आप देख सकते हो 6 AM पे टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड, at 10 AM it is 40, at 2 PM it is 38 and at 6 PM it is 35। ठीक है, इस तरीके से आप लाइन ग्राफ बना सकते हो। और जनरली बहुत सारे क्वेश्चंस में टेम्परेचर वाला ही डाटा होगा जिसके लिए आपको लाइन ग्राफ बनाना होता है। आइए अब हम देखेंगे लीनियर ग्राफ। लीनियर का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, मतलब जो ग्राफ बनेगी वो स्ट्रेट लाइन होगी। तो लीनियर ग्राफ स्टार्ट करने से पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो फंडा है वो पहले मैं क्लियर कर देता हूं, मतलब कोऑर्डिनेट्स हम प्लॉट कैसे करते हैं। तो देखो मैंने आपको बताया था कि जो वर्टिकल लाइन होती है उसे हम y एक्सिस बोलते हैं, जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे हम x एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। ये हमारा ओरिजिन हो गया। ठीक है, तो ये ओरिजिन के जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ये y के जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे वो पॉजिटिव होंगे और ओरिजिन के नीचे वाला नेगेटिव होगा, तो इसे हम y डैश बोलते हैं। सिमिलरली ये राइट साइड वाला x एक्सिस पॉजिटिव होगा, इधर वाला नेगेटिव होगा। ठीक है,
आप देखो, जैसे आप ये ग्राफ पे भी प्लॉट करोगे, ऐसे लाइंस प्लॉट करोगे, तो ये क्या हो गए, 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड हो गए। ये जो सिंगल प्लेन है, इस प्लेन को हम क्वाड्रेंट बोलते हैं, और ये पूरे प्लेन को आप कार्टेशियन प्लेन बोलोगे, जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट होंगे। तो इस पूरे प्लेन को आप कार्टेशियन प्लेन बोलोगे, और ये जो है ये क्वाड्रेंट्स हैं। ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस वन इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स, जो एक्स एक्सिस है, इस पे जो भी नंबर्स होंगे या फिर जो भी पॉइंट्स होंगे वो सारे पॉजिटिव होंगे, क्योंकि ये वाला पॉजिटिव वाला पार्ट है, ये सारे पॉजिटिव होंगे, और ये वाई वाला ये भी पॉजिटिव होगा। तो जब मैं कोऑर्डिनेट्स की बात करता हूं तो कैसे होगा, ये देखो आप, यहां मैंने प्लॉट कर दिया 1 2 3 4। सिमिलरली अगर मैं इस तरफ आ रहा हूं तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, -1 -2 -3। ये क्या है, पॉजिटिव है, 1 2 3। इसके नीचे वाला नेगेटिव है, -1 -2 -3। ठीक है, ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ये 1 2 3 4 मैंने ऐसे मार्क कर दिया, एक एक यूनिट कंसीडर करके ग्राफ पेपर पे। तो ये जो 1 है, इसे जब आप कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखोगे, जब मैं कोऑर्डिनेट की बात करता हूं, कोऑर्डिनेट इज x, y। ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट की जब मैं बात करता हूं तो वो x, y के फॉर्म में होता है। तो ये जो 1 है, ये बेसिकली क्या है, ये 1, 0 है। ये जो 1 है ये बेसिकली 1, 0 है। सिमिलरली ये 2, 0 3, 0 एंड 4, 0। ये क्यों है, मैंने बताया था आपको, ये ओरिजिन है। ओरिजिन जो है ये 0, 0 होता है। ठीक है, यहां से ओरिजिन से अगर आप x, यहां इसकी डिस्टेंस देखोगे तो ये क्या है, 1 यूनिट है। ठीक है, तो ये वाला जो x कोऑर्डिनेट है ये 1 हो गया। दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। जो x कोऑर्डिनेट होता है, ये एक पॉइंट है, पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होता है, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। अगर ये y एक्सिस है, यहां से जो आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस लोगे ये 1 यूनिट है, इसलिए x कोऑर्डिनेट 1 हो गया। अगर मैं y कोऑर्डिनेट की बात करूंगा तो y कोऑर्डिनेट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। तो ये जो 0 है ये y कोऑर्डिनेट है, दिस वन इज x कोऑर्डिनेट एंड दिस वन इज y कोऑर्डिनेट। ये जो 0 y कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। तो ये तो ऑलरेडी x एक्सिस पे है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 होगा। सिमिलरली जब आप y एक्सिस पे बात करोगे तो ये जो 1, 0 1 है, इसे आप 0, 1 लिखोगे, 0, 2 0, 3। ठीक है, इसे आप लिखोगे 0, -1 0, -2 0, -3। इसे आप लिखोगे -1, 0 -2, 0 -3, 0। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं पूरी x एक्सिस की बात करूंगा, x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। सिमिलरली y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। ये क्लियर है। अब देखो पॉइंट्स कैसे हम प्लॉट करेंगे। सपोज आपके पास एक पॉइंट गिवन है, यू हैव टू प्लॉट 2, 3। ये 2 क्या है, x है, 3 क्या है, y है। ये 2 x की वैल्यू जो 2 है ये भी पॉजिटिव है, y की वैल्यू जो 3 है ये भी पॉजिटिव है। तो ये आपको सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। तो 2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। और आप इसे प्लॉट कैसे करोगे, x
x की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई और y की वैल्यू क्या हो गई 3, तो ये पॉइंट यहां पे जो है ये 2,3 हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई सा भी कोऑर्डिनेट हो, दोनों की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, क्योंकि x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है। अगर मैं सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करूं, सेकेंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू नेगेटिव होती है और y की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे उसमें x की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव। सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट में x की भी वैल्यू नेगेटिव होती है और y की भी वैल्यू नेगेटिव, तो ये क्या हो गया माइनस कोमा माइनस। अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूं, फोर्थ क्वाड्रेंट में x की वैल्यू पॉजिटिव है, y की वैल्यू नेगेटिव है, तो ये प्लस माइनस। और जो मैंने आपको ये बताया पॉइंट, ये पॉइंट जो x कोमा y है, ये जो x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट, इसे हम बोलते हैं, तो ये जो x है इसे हम एब्सिसा भी बोलते हैं, दिस इज नोन एज एब्सिसा। और जो ये आपका y है इसे हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। और अगर मैं बात करूं कि ऑर्डिनेट क्या है, ऑर्डिनेट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। मैंने आपको बताया था y कोऑर्डिनेट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। सिमिलरली जब मैं एब्सिसा की बात करूंगा, एब्सिसा इज x एंड व्हाट इज x, x इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। अगर मेरे पास एक पॉइंट है 2,3, यहां से मैं अगर पूछ रहा हूं कि इसमें एब्सिसा क्या है, तो एब्सिसा की वैल्यू 2 होगी और ऑर्डिनेट की वैल्यू 3 होगी। इसमें आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। जैसे मैंने 2,3 दिया, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सबसे पहले आपको क्वाड्रेंट डिसाइड करना है, उसके बाद आपको पॉइंट्स प्लॉट करना है ग्राफ पेपर के ऊपर। सपोज एक कोऑर्डिनेट गिवन है आपके पास -2,2, तो -2,2 यानी x की वैल्यू क्या है -2, x नेगेटिव है, तो x नेगेटिव और y पॉजिटिव कहां आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। ये हो गया -2 और ये हो गया 2, तो ये पॉइंट जो यहाँ पे होगा ये हो जाएगा -2,2। सिमिलरली आपके पास अगर मान लो दोनों जो पॉइंट्स गिवन है उसके दोनों कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव हैं, तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है और y की वैल्यू नेगेटिव है, तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो इस तरीके से आप पॉइंट्स प्लॉट कर सकते हो। अब मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि लीनियर ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले आपको पॉइंट्स प्लॉट करने आना चाहिए, क्योंकि जो पॉइंट्स आप प्लॉट करोगे उसी के बेसिस पे लीनियर ग्राफ बनेगा। क्लियर है? आइए अब हम देखते हैं लीनियर ग्राफ। ये जो मैंने अभी आपको पॉइंट्स प्लॉट करना बताया, ये अगर क्लियर है तो आप लीनियर ग्राफ बड़े आसानी से बनाओगे। सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन गिवन है, प्लॉट द पॉइंट्स 1,1, 2,2 एंड 3,3। ये पॉइंट्स हमें प्लॉट करना है, उसके बाद ग्राफ बनाना है। तो आप देख रहे हो ये सारे जो 3 पॉइंट गिवन है, 3 पॉइंट के सारे कोऑर्डिनेट्स, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट सारे पॉजिटिव हैं, तो ये सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। तो 1,1 क्या हो जाएगा, 1,1 ये वाला पॉइंट हो जाएगा। फिर क्या है 2,2, 2,2 कौन सा पॉइंट हो जाएगा, 2,2 ये वाला पॉइंट होगा। फिर है 3,3, 3,3 ये पॉइंट होगा। ठीक है, ये पॉइंट आपने प्लॉट कर दिया। अब क्या करोगे, आप इसे ज्वाइन करोगे। तो जब आप इसे ज्वाइन करोगे, आप देखो ये स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसीलिए हम इसे लीनियर ग्राफ बोलते हैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं है मेरे पास 3 पॉइंट्स थे, ऐसा तो नहीं है कि कोई कर्व हो रहा है, जैसे कि मैंने अभी आपको लाइन ग्राफ में बताया था। लाइन ग्राफ और इसमें क्या डिफरेंस है, उसमें जो टेम्परेचर राइज एंड फॉल हो रहा था तो कर्व भी हो रहा था, लेकिन इसके अंदर जो लाइन है, जो ग्राफ बन रही है, वो स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है, सपोज आपके पास कोई कोऑर्डिनेट गिवन है -2, -1, फिर आपके पास गिवन है -3, -2, उसके बाद आपके पास एक कोऑर्डिनेट गिवन है 4,3, इसे आपको प्लॉट करना है। तो -2, -1 कहां होगा,
-2, -1, तो ये हो जाएगा -2, -1। सपोज मैं इसकी नेमिंग कर रहा हूं P, Q एंड R, तो ये पॉइंट P हो गया मेरा। फिर मेरे पास Q कौन सा पॉइंट है? Q है -3, -2, तो -3 मेरे पास यहाँ है, -2 यहाँ है, तो मैंने इस पॉइंट को ऐसे प्लॉट कर दिया Q। फिर मेरे पास है R इज व्हाट? 4, 3, 4, 3 कहाँ है? 4 इज हियर एंड 3 इज हियर, 4, 3। अब अगर मैं पूछूं क्या ये PQR लीनियर ग्राफ बना रहे हैं, तो PQ तो यहाँ पे लीनियर है, लेकिन अगर आप R की बात करोगे तो ये ऐसे आके यहाँ पे लीनियर नहीं होगा, ये 4, 3 से नहीं मिलेगा। ठीक है, तो क्या हो गया? ये पॉइंट्स जो है, ये पॉइंट्स लीनियर ग्राफ नहीं बना रहे हैं। इसके अंदर आपके पास बहुत सारे एप्लीकेशंस होंगे, जैसे आपने गिवन होगा सिंपल इंटरेस्ट का एप्लीकेशन होगा। सपोज कि सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर इज ₹100, देन फॉर 2 इयर्स इट विल बी 200, एंड देन फॉर 3 इयर्स इट विल बी 300। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? फर्स्ट ईयर के लिए जो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट है वो 100 था, और सेकेंड ईयर के लिए आपके पास क्या था? सिंपल इंटरेस्ट 200 हो गया, थर्ड ईयर के लिए आपके पास हो गया 300। तो आप ऐसे ही पॉइंट्स प्लॉट कर सकते हो, 100, 1, 100, 2, 100, 3, ऐसे आप पॉइंट्स प्लॉट कर सकते हो। सपोज यहाँ पे तो इतना पॉसिबल नहीं है करना, सपोज मैं 100 वाला इसे ऐसे करता हूं, ये 1, 2, 3 गिवन है। सपोज अगर ये पॉइंट 100 है, ठीक है, यहाँ x की वैल्यू 100 है, तो 100, 1 कौन सा होगा? ये होगा। अगर मैं 100, 2 की बात करूंगा तो 100, 2 क्या होगा? ये पॉइंट होगा। 100, 3 कौन सा होगा? ये पॉइंट होगा। तो जब आप इसे ज्वाइन करोगे, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? ये एक लीनियर ग्राफ बन रहा है, क्योंकि ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन में है। ठीक है, सिमिलरली एक कॉन्सेप्ट इसके अंदर और है, ये क्या है? ओरिजिन है। तो कुछ लाइंस ऐसे भी हो सकते हैं, जब आप ग्राफ बनाओगे तो लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, इसे हम बोलते हैं लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। इसका मतलब इसका जो एक कोऑर्डिनेट होगा ये 0, 0 भी होगा। तो सिंपल सा इसमें आपको ये समझना है कि जब आपने पॉइंट्स प्लॉट कर लिया तो लीनियर ग्राफ क्या है? लीनियर का मतलब है स्ट्रेट लाइन, उसमें कोई कर्व नहीं होगा। तो जो भी आपके पास डाटा गिवन होंगे उसके बेसिस पे आप लीनियर ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। थैंक यू।